नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। पिछले लगातार 5-6 सालों में ये सवाल हम अपने आप से पूछते रहे हैं, एक देश के तौर पर, एक समाज के तौर पर, एक राष्ट्र के तौर पर, कि क्या भारत में सेक्युलरिज्म अभी जिंदा है, या फिर भारत में जो सेक्युलरिज्म जिसके बारे में भारत का संविधान बात करता है, क्या वो मर चुका है? इज इंडियन सेक्युलरिज्म डेड? और लगातार हमने देखा है कि पिछले 5-6 सालों से जिस तरह की राजनीति, जिस तरह की नीतियां बन रही हैं, हमें उस डायरेक्शन में, उस दिशा में लेकर जा रही हैं जहां सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में, उस किताब में तो लिखा है धर्मनिरपेक्ष है भारत, लेकिन लगातार हमें एक धर्म आधारित समाज की तरफ बढ़ रहे हैं हम। अभी तक हम बात कर रहे थे नेताओं की, बात कर रहे थे मीडिया के एक बड़े हिस्से की, जो लगातार ये कोशिश कर रहा है कि भारत से उसकी धर्मनिरपेक्षता, उसका सेक्युलरिज्म छीन लिया जाए। लेकिन अभी फिलहाल एक बहुत चौंकाने वाली घटना हुई है जिसमें एक सर्विंग आईपीएस ऑफिसर ने ये कहा है, जितनी उनकी जो उन्होंने ट्वीट किया है, और ये ट्वीट वायरल हो गया है पूरी तरीके से इंटरनेट में, एक तरह से तूफान आया इस ट्वीट के बाद, कि क्या एक सर्विंग ऑफिसर जो कि सर्विस रूल से चलता है, भारत के संविधान को स्थापित करने की जिम्मेदारी उसकी है, कि जो सर्वोच्चता है यानी सुप्रेमेसी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, वो स्टैब्लिश करे, उसने इतना घोर कम्युनल ट्वीट क्यों किया? हम बात कर रहे हैं, ये सीबीआई के डायरेक्टर रह चुके हैं, कोई छोटे मोटे पद पर नहीं, बल्कि सीबीआई के डायरेक्टर रह चुके हैं नागेश्वर राव। इनके प्रोफाइल के बारे में मैं आपको बताऊंगी, और क्यों ये इतना खतरनाक है, न सिर्फ कि भारत के सेक्युलरिज्म के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए, बल्कि भारत में जो प्रशासन है, जिस सुशासन का जिक्र हम बार बार करते रहते हैं, उस सुशासन के लिए जिसमें निष्पक्षता ना हो, जिस प्रशासन में, क्यों भारत की जड़ में ये छाज डालने जैसा है, ये मैं आपको बताऊंगी। पहले नागेश्वर राव, जिनका इनके ट्वीट के बारे में आपको बता देती हूँ कि मैं क्यों ऐसा कह रही हूँ। सीबीआई के चीफ रहे कुछ महीनों तक। इन्होंने ये कहा है कि मौलाना आज़ाद और बाकी जो लेफ्टिस्ट एजुकेशन मिनिस्टर्स रहे, उन्होंने जो इस्लामिक रूल है उसके ऊपर कलई पोतने का काम किया, यानी उसको वाइट वॉश करने का काम किया। वो ये कह रहे हैं कि प्रो लेफ्ट एकेडमिक्स, यानी कि जो हमारे शिक्षाविद हैं वो प्रो लेफ्ट हैं, और उन्होंने साइडलाइन किया उन लोगों को जो कि प्रो हिंदू नेशनलिस्ट स्कॉलर्स थे। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ट्वीट है क्योंकि इसमें इन्होंने इस तरह के जार्गन्स का इस्तेमाल किया। मैं साधारण भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि आखिर नागेश्वर राव साहब क्या कहने की कोशिश कर रहे थे, और कैसे उनके कई दशक का जो पूरा करियर रहा, किस तरह से कि शक पैदा करता है और दुख पैदा करता है कि न सिर्फ कि वो मौलाना आज़ाद के लिए इस तरह की बातें कह रहे हैं जो कि राष्ट्र निर्माताएं हैं। आप सोचिए कि एक ही सांस में हम कहते हैं गांधी, नेहरू, अंबेडकर, मौलाना आज़ाद, भारत के 4 वो पिलर्स जिनको राष्ट्र निर्माता हम कहते हैं अपने, जिन्होंने आधुनिक भारत की, आज़ाद भारत की नींव रखी। तो उनके बारे में उनके ऐसे विचार हैं, उन्होंने ये सवाल उठाया, पूरी तरीके से सवाल उठता है उनके एक तरह से जो सर्विस रूल्स का उन्होंने उल्लंघन किया, और जो एथिक्स और प्रॉपराइटरी के जो क्वेश्चंस हैं, जो सवाल हैं, उस पर उनके सवाल उठते हैं कि किस तरह से वो ये कह रहे हैं कि जो भारतीय इतिहास है उसको डिस्टॉर्ट किया गया है, और यानी कि उसको तोड़ा मरोड़ा गया है, उसके साथ छेड़छाड़ की गई है, और वाइट वॉश किया गया है, ब्लडी इस्लामिक इन्वेजन की वाइट वॉशिंग की गई है। और उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर्स के नाम लिए, जो कि उनका ये कहना, उनके शब्दों में कहें कि दोज हु वर इन चार्ज ऑफ इंडियन माइंड स्पेस, यानी भारतीय जो जहन थे, जो दिमाग थे, उन पर कब्जा रहा, जो इंडियन स्पेस था उस पर कब्जा रहा। 30 साल तक वो जिक्र कर रहे हैं, यानी 1947 से लेकर 77 तक का जिक्र है ये। उसमें 20 साल जो हैं मौलाना आज़ाद 11 साल रहे, उसके बाद हुमायूं कबीर, MC छागला, फखरुद्दीन अली अहमद, ये 20 साल का उन्होंने जिक्र किया, और कहा कि बाकी जो 10 साल हैं वो लेफ्टिस्ट जैसे कि VKRV राव का उन्होंने जिक्र किया, यानी कि या तो वो लोग हैं जो इस्लाम धर्म के मानने वाले थे, लेकिन जो इस्लाम धर्म के मानने वाले नहीं थे उनको लेफ्टिस्ट करके खारिज कर दिया गया। तो इनका ये कहना है कि इस ट्वीट के ज़रिए बाकायदा स्लाइड्स उन्होंने इस ट्वीट में रखी हैं, और स्लाइड्स के ज़रिए बाकायदा एक्सप्लेन किया है इन्होंने नंबर वाइज। ऐसा नहीं है कोई भूल में हो गई ये ट्वीट है कि जिस पर उन्हें पछतावा हो या बाद में वो माफ़ी मांग लें, ऐसा नहीं है। और उसके बाद से लगातार हम ये देख रहे हैं कि कैसे वो बहुत ही घोर कम्युनल और बहुत ही डिविसिव ट्वीट वो कर रहे हैं। और एक ऑफिसर का ये ट्वीट करना शायद इतना ख़तरनाक होता या नहीं होता, लेकिन ये एक बड़े माइंडसेट की तरफ इशारा कर रहा है कि कैसे जो भारत में जो ब्यूरोक्रेसी है वो कम्युनलिज्म उसकी जड़ में समा गया है, और कैसे ये नागेश्वर राव जो हैं उनका उदाहरण देखिए पता चलता है कि भारत में जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासन है, उसकी निष्पक्षता पे कैसे सवाल उठ रहे हैं।
तो उन्होंने कहा है कि स्टोरी ऑफ प्रोजेक्ट बता रहे हैं कि अब्राहमाइजेशन है हिंदू सिविलाइजेशन का। अब्राहमाइजेशन यानी कि जो अब्राहमिक रिलीजन्स हैं, जिसमें जिक्र कर लें हम इस्लाम का, क्रिश्चियनिटी और जूडाइज्म का भी जिक्र करें, भारत के कॉन्टेक्स्ट में ये ईसाइयों और मुसलमानों के संदर्भ में ज़्यादा आएगा, इनका अब्राहमाइजेशन हुआ है, अब्राहमिक रिलीजन की जो छाप है उनके ऊपर पड़ी है। और 6 पॉइंट्स उन्होंने बताए कि जो हिंदूज़ हैं उनको उनके ज्ञान से दूर रखना। दूसरी बात उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म को इस तरह से विलिफाई करना जैसे कि वो सिर्फ जो सुपरस्टिशंस यानी कि एक तरह से दकियानूसी सोच वाला धर्म है, रूढ़िवादी धर्म है। पूरे जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, उसको अब्राहमाइज कर देना और मीडिया और एंटरटेनमेंट को भी अब्राहमाइज करना। हिंदूज़ को उनकी पहचान के बारे में शेम करना, उनको शर्म दिलाना कि उनको अपने धर्म के ऊपर और हिंदू होने पर शर्म आए, और हिंदू सोसाइटी को जो है हिंदुइज्म से अलग कर देना, और इससे जो है हिंदू सोसाइटी मर जाएगी। उनका कहना है बेरेफ्ट ऑफ ग्लू ऑफ हिंदुइज्म हिंदू सोसाइटी डाइज। 6 पॉइंट्स में अपनी बात रख रहे हैं और उसके बाद लगातार ये जिस तरह के ट्वीट्स कर रहे हैं अपनी टाइमलाइन पर, आप इनकी टाइमलाइन पर जाकर ज़रूर देखिए, आपके लिए ये आपकी स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे हैं। और मैं आपको ये बताऊंगी कि इनका ये ट्वीट करना क्यों इतना चौंकाने वाला है, जबकि इससे भी ज़्यादा कहीं घोर कम्युनल बातें और इसके अलावा सांप्रदायिक हिंसा लगातार हम अपने समाज में होते देख रहे हैं। तो आखिर ये क्यों इतनी चौंकाने वाली बात है? जब आपने ये ट्वीट देखे तो क्या प्रतिक्रिया आपकी क्या थी कि एक आईपीएस ऑफिसर को पिछली बार आपने कब देखा था इस तरह से बहुत ही घोर सांप्रदायिक या जातिवादी या क्षेत्रवादी बात करते हुए? अगर मैं ये गुजारिश करूं कि मैंने ऐसी ट्वीट आज तक देखी ही नहीं, और मैं तो खुद स्तब्ध हूं इस तरीके की ट्वीट देख करके। हमारे कॉन्डक्ट रूल्स में इसकी कतई इजाजत नहीं है, बल्कि जो उम्मीद की जाती है कि गवर्नमेंट सर्वेंट कॉन्डक्ट रूल्स रेड विद आईपीएस एंड ऑल इंडिया सर्विस रूल्स, उसमें यह है कि आप ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जिससे कि सियासत की बू आती हो या फिरका परस्ती की दुर्गंध आती हो। और इस ट्वीट ने उन सब तमाम चीजों पे पैर रखते हुए ये हजरत आगे बढ़े हैं, और मैं इसकी बड़ी सख्त शब्दों में निंदा और भर्त्सना करता हूं। ये अत्यंत आपत्तिजनक है। अगर आप इस पोजीशन में होते, और चूंकि ये आप ही कह रहे हैं कि सीधे तौर पर जो सर्विस रूल्स हैं उनका उल्लंघन है, तो क्या ऐसे व्यक्ति पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, या आपको लगता है कि उन्होंने ठीक से गणित ये करते हुए कि 31 तारीख को वो रिटायर होने जा रहे हैं तो उससे पहले ये ट्वीट कर दिया? कुछ लोगों ने कहा कि ये उनकी सांप्रदायिकता से उसका इतना लेना देना नहीं है जितना इस बात का कि ये उनके लिए पोस्ट रिटायरमेंट जॉब एप्लीकेशन है। बेशक ये बिल्कुल सही, आजकल ये दौर हो गया है, लोग नौकरी में खिदमत के जज्बे से नहीं, इबादत के जज्बे से नहीं, इसलिए आते हैं कि आंधे इसको प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल करें, या तो तिजारत या सियासत। इन्होंने सियासत की अपनी एक बना लिया है, एक मुस्तकबिल इनको दिखाई पड़ रहा है, और उसके मद्देनजर इन्होंने ये एक एप्लीकेशन और अपने बोनाफाइड साफ करने की नीयत से इन्होंने ये इस तरीके की ट्वीट, जो कि बहुत ही गैर मुनासिब, नाजायज और अनुचित है, इन्होंने ये किया है। लेकिन अगर इनके ऊपर कार्रवाई हो तो सबसे पहले इनका निलंबन, स्पष्टीकरण और विभागीय कार्रवाई, डिपार्टमेंटल एक्शन जब शुरू होगा तो जाहिर है कि कुछ महीने या कुछ साल चलेगा, तब तक इनकी पेंशन और जो भी इनके ड्यूज सरकार से हैं वो रोक दिए जाने चाहिए, और तभी मिलने चाहिए जब ये बेदाग साबित होकर के निकले। लेकिन चूंकि ये लिखा पढ़ी में है, इसलिए ये इससे अपने को अलग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनको इस चीज पे गौर करना चाहिए था कि आपको सिर्फ इजाजत है साइंटिफिक और सोशल और कल्चरल मैटर्स पे अपने आइडियाज देने का। इस तरीके की बातें करना जो कि सरकार के ऊपर और सरकारी मुलाजमात के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगाए, उसको देने का आपको कोई अख्तियार नहीं था। क्या ये रिफ्लेक्शन है उनकी कई दशकों के उस करियर का जिसमें बहुत अहम पदों पे रहे, और उनका काम इसमें ये भी शामिल होगा, जाहिर है कि वो अलग अलग धर्मों के, सांप्रदायों के, जातियों के लोगों से मिले, उनके लिए अहम फैसले करने का काम भी उनका रहा होगा। क्या आपको लगता है ये भी रिफ्लेक्शन है कि उनके दशकों का काम कैसा रहा होगा और कितना डैमेज उन्होंने इस दौरान किया होगा? मुनासिब सवाल। दशकों का जो उनका किरदार रहा है उसमें ऐसी कोई चीज मुझे कम से कम नहीं दिखाई पड़ी कि जिसपे कि उनको या किसी को या सर्विस को गुरूर हो। बल्कि बताया यह जाता है कि जब सीबीआई के कुछ दिन के डायरेक्टर थे तो 100 के करीब तबादले किए। इसके पहले जब कोलकाता में थे तो तमाम शिकायत थे फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के। अब क्या सही है क्या गलत है, लेकिन ये इस तरीके के इल्जामात लगना अपने में भी बहुत गैर मुनासिब है। इससे पहले बेदाग निकलना चाहिए था।
सीबीआई के कुछ दिन के जितनी उनकी बादशाहत रही, उसी के दौरान उन्होंने अपनी कुर्सी का और अपने अख्तियारात का गैर मुनासिब फैसले लिए और उसका बेजा फायदा उठाते हुए उन्होंने वो किया जो उनको नहीं करना चाहिए था। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, ये एक जो ज़हनियत का जो दर्पण आज आप और हम और सब लोग देख रहे हैं, ये चीज़ जो खुल के आज सामने आई है, ये एक मिसाल रही होगी। लगभग 35 साल की जो पिछली नौकरी है, ये उसमें जो पहले छुपी थी, आज वो खुल करके सामने आई है। आखिरी सवाल संक्षेप में कि क्या ये जिसे हम इंडियन सेक्युलरिज्म कहते हैं, भारतीय धर्मनिरपेक्षता, भारत एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र है, क्या इन जैसे अधिकारी हो सकता है ये खुल के बोल रहे हो, बाकी खुल के नहीं बोल रहे हैं? पिछले 20-30 साल में खासकर हमने देखा कि जो मंदिर आंदोलन था उसके बाद से पूरी ब्यूरोक्रेसी का जो सांप्रदायिकरण हुआ, उसके एक बड़े हिस्से का, मैं पूरी ब्यूरोक्रेसी नहीं कह सकती, उसके एक बड़े हिस्से का, क्या आपको लगता है ये उसका एक रिफ्लेक्शन है? और क्या वो सेक्युलरिज्म जिसको स्टैब्लिश करने का, रूल ऑफ लॉ का, एक निष्पक्ष प्रशासन देने का जो जिम्मा है, क्या आपको लगता है कि जिन अधिकारियों के पास अगर वो नहीं कर रहे हैं तो भारतीय लोकतंत्र भी कब तक धर्मनिरपेक्ष रह पाएगा? भारतीय लोकतंत्र इनके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ये वो बदनुमा धब्बा है ब्यूरोक्रेसी के ऊपर। 99.99% ब्यूरोक्रेसी आज भी सेक्युलर है, लेकिन जिसको कहते हैं क्या काबुल में गधे नहीं होते हैं। आज से 70 साल पहले के नैयर आईसीएस जो तत्कालीन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट फैजाबाद थे, जब से ये चैप्टर खुला है तब भी थे, आज भी हैं, लेकिन उनकी गिनती 0.0001% है। लेकिन ये उम्मीद की जाती है कि ऐसे जो धब्बे थे, जैसे के नैयर आईसीएस को डिसमिस किया गया, ऐसे अफसरान को डिसमिस करें जिससे कि एक नजीर कायम हो। दोबारा कोई अगर ये मंसूबा लेके आए कि आगे उसको इलेक्शन लड़ना है, तो पहले सोच लीजिए आपको इलेक्शन लड़ना है, फिर यहां शोभा न बढ़ाई आकर के नौकरी में। जब नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी ब्यूरोक्रेसी के आदाब और उसकी रिवायत के हिसाब से करना होगा, न कि मनमाने तरीके से। फिर आप बिजनेस करें, स्टॉक मार्केट खोलें, फिल्मों में एक्टिंग करें, ये सब चीजें शोभा नहीं देती हैं। Bureaucrats are supposed to retire and just fade away, not to have a second and third innings as actors and actresses and as stock market operators or as politicians. पॉलिटिक्स करनी है तो आपने तो जिंदगी भर पॉलिटिक्स की है, आपने नौकरी नहीं, खिदमत नहीं, आपने पॉलिटिक्स की है, आपने अपने लिए एक एजेंडा तैयार किया है। ये चीज बहुत ही अशोभनीय है और मैं इसकी बहुत ज्यादा इसको कंडेम करता हूं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं गवर्नमेंट इसको खाली नहीं, इनको सस्पेंड करके डिपार्टमेंटल एक्शन इनके ऊपर शुरू कर दे। और चौंकाने से भी ज़्यादा बहुत दुख और अफसोस की बात यह है कि ये देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना आज़ाद के बारे में कह रहे हैं, जो कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी के एक प्रतीक, सबसे बड़े प्रतीक भारत में शायद माने जाते रहे हैं। मुझे याद आता है उनका जामा मस्जिद से जब वो तकरीर, जब वो देश में जब मुसलमान जब बंटवारा हो रहा था और पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे, उन्होंने बहुत ही पैशनेट एक स्पीच दी जिसमें उन्होंने कहा कि मुसलमानों तुम रुक जाओ, ये देश तुम्हारा है। किस तरह से उन्होंने, बहुत लंबी स्पीच है, आप इंटरनेट पर उसको ढूंढ सकते हैं, कि जब वो जिक्र कर रहे थे कि कैसे उन्होंने पाकिस्तान जाने से रोका, मुस्लिम लीग का विरोध किया उन्होंने पूरे तरीके से, बहुत विरोध, उन्होंने पुरजोर विरोध किया मुस्लिम लीग का और पाकिस्तान बनने का, टू नेशन थ्योरी का। उस व्यक्ति के बारे में ये बात की जा रही है। उनका एक वक्तव्य मुझे याद आता है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर आसमान से फरिश्ता आके ये कहे कि मैं तुम्हें स्वराज दे देता हूँ, यानी आज़ादी दे देता हूँ, लेकिन हिंदू मुस्लिम यूनिटी नहीं मिलेगी, तो मुझे ये आज़ादी, ये स्वराज मंजूर नहीं है, क्योंकि स्वराज तो हमें देर सवेर मिल ही जाएगा। स्वराज की देरी होने से भारत का नुकसान होगा, लेकिन अगर भारत में हिंदू मुस्लिम यूनिटी ख़त्म हो गई तो पूरी इंसानियत का, पूरी ह्यूमैनिटी का नुकसान है। सबसे यंग जो हैं वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे मौलाना आज़ाद। 1923 में उन्होंने ये बात की, आज़ादी से काफ़ी पहले, यानी वो ये कह रहे थे कि अगर स्वराज मिल भी जाए तब भी उसकी कोई उतनी अहमियत नहीं है, उसका वैल्यू नहीं है अगर भारत में हिंदू मुस्लिम यूनिटी नहीं होती है। तो ये उस शख्स के बारे में ये बात कही जा रही है। और इसके अलावा हिंदू मुस्लिम यूनिटी के अलावा किस तरह से मौलाना आज़ाद ने जो बड़े बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस अभी अपने सामने हम देखते हैं, IITs का मैं जिक्र कर रही हूँ, उसके अलावा UGC उन्होंने बनाया, ललित कला एकेडमी, संगीत नाटक एकेडमी, साहित्य एकेडमी, और उसके अलावा जो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस है, ICCR, उसको भी उन्होंने, उसके पीछे भी जो ब्रेन चाइल्ड जैसे कहा जाता है वो उन्हीं का ब्रेन चाइल्ड था ये ICCR। इतना सब अगर काफ़ी नहीं है तो मौलाना आज़ाद ने महाभारत और रामायण को पर्शियन में, फ़ारसी ज़बान में ट्रांसलेट कराया।
फारसी ज़बान में ट्रांसलेट उन्होंने हिंदुस्तानियों के लिए नहीं कराया, पाकिस्तानियों के लिए नहीं कराया। उन्होंने इस्लामिक देशों में रहने वाले लोग जो फारसी बोलने वाले मुसलमान थे उनके लिए उन्होंने रामायण और महाभारत को ट्रांसलेट कराया, ताकि भारत की जो विरासत है, गौरवशाली विरासत है, वो उस ज़बान में वो लोग पढ़ पाएँ, वो लोग भी पढ़ पाएँ जिनका भारत से, भारत की सभ्यता से लेना देना नहीं है। उस व्यक्ति के बारे में ये बात कही जा रही है। बेहद दुख और अफसोस की बात है कि कोई भी पवित्रता ऐसा लगता है कि अब बाकी नहीं है। कोई भी चीज़ जो है वो पवित्र नहीं है जिसके बारे में बात ना की जा सकती हो। हर चीज़, हर पुराने जो मानक हैं, जो स्मारक हैं, जो प्रतीक हैं, वो तोड़े जा रहे हैं उन लोगों के ज़रिए जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो इनको स्थापित करें। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।